हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस सीरीज में नीट के जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस हैं एटम चैप्टर का वो सारा कवर करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज हैं सारा कवर करेंगे। 1 to 68 क्वेश्चंस आए थे 2025 तक। 2026 का लगा कि कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन करेंगे। 2025 तक का सारा क्वेश्चन करेंगे। 26 का पेपर बाद में इसको सॉल्व कर देंगे और वो भी अपलोड कर देंगे अलग से वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, एक अल्फा पार्टिकल है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और वो हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर रहा है जिसका चार्ज है, न्यूक्लियस में चार्ज है Zd। ई मतलब चार्ज होने प्रोटॉन, और Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब कहाँ तक ये आपस में आसपास कितना दूर तक पहुंचेगा। तो मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल में भाई 2 प्लस ई रहता है, 2 प्लस चार्ज रहता है। ये अल्फा पार्टिकल इसको मूव कराएंगे तो इसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। जब ये दूसरे एटम के न्यूक्लियस में जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और इसको ये बम्बार्ड करने आएगा। ठीक है, तो बम्बार्ड करने आएगा तो कितना दूर तक ये पहुंचेगा, मतलब कितना नजदीक ये पहुंच सकता है सेंटर से इसके। ठीक है, कितना डिस्टेंस तक ये पहुंच पाएगा, इसी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ आके किस में बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, यहाँ रिपल्जन की वजह से क्या बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R0। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये जो डिस्टेंस है ये +2e और ZE के बीच। अच्छा, यहाँ Q1 Q2 क्या है, पहला Q1 है 2e और Q2 है ZE। ZE मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो क्या यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 कितना है, Q1 कितना है 2e, और Q2 कितना है ZE अपॉन आर नोट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, नहीं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विथ रेस्पेक्ट टू मास पूछ रहा है। देख रहे हैं सब में क्या लिखा है, सब में ऊपर नीचे मास दिया हुआ है, तो कैसे मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो भाई लिख दें इसको, ½ mv² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये के मान लेते हैं। के कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2Z E² अपॉन R0। ठीक है, अब ये इधर कर दें, इसको mv² अपॉन 2 लिख दे रहा हूँ, और इसको क्या लिख दे रहा हूँ, 2 k Z E² अपॉन R0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस कर दे तो क्या हो जाएगा, R0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to the 4 k Z E² अपॉन mv²। कितना हो जाएगा, अपॉन mv² हो जाएगा। ठीक है, mv² होगा बस। अच्छा, mv² होगा तो R0 जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो 1/m पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, ये दिख ही रहा है, 1/m हो गई। ठीक है, इनटू ये कांस्टेंट है 4 k Z E² अपॉन v²। अच्छा, इन कांस्टेंट को हटा दिया मैंने, इन कांस्टेंट को हटा दिया तो मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1m, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1m। अब ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, और यही आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्फा पार्टिकल जिसकी एनर्जी है ½ mv²
अल्फा पार्टिकल, फिर से एक अल्फा पार्टिकल लिया और +2 चार्ज है इसमें, अल्फा पार्टिकल है ये, अल्फा पार्टिकल है, और ये इसको मूव कराया जा रहा है, इसमें काइनेटिक एनर्जी एक न्यूक्लियस की तरफ बढ़ाया जा रहा है, एक न्यूक्लियस की तरफ, मतलब एक बड़ा सा एटम है उसमें न्यूक्लियस है, बहुत सारा चार्ज है उसमें, जेड चार्ज इसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है। फिर से पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फिर से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, किस में बदलेगा ये, काइनेटिक एनर्जी में, किस में बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर नोट, ठीक है। तो फिर से आर नोट क्या हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन से ही दिख रहा था कि यही आंसर होगा, क्यों, आर नोट इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 k जेड ई स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, आर नोट एम वी स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड ई स्क्वायर, ये तो है नहीं कहीं ऑप्शन, जेड ई स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड ई लिखा है, वो गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला तो गलत होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर तो नहीं है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, हाँ ये है क्योंकि वहाँ दिख ही रहा है, ठीक है, तो ये भी है। वी, वी पे रेस्ट टू द पावर 4 नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/m ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ऐसे वाला लिया था, गोल्ड फॉइल था ये, और यहाँ से अल्फा छोड़ा था। When a projectile of charge Z1 and mass m1 approaches a target of nucleus Z2 and mass m2, the distance of closest approach, फिर से वही बात करेंगे क्योंकि हम अल्फा पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, तो क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ग्रेविटेशनल बाई मास दिया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई औकात नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा डोमिनेट करेगा। और क्या होता है, के Q1 Q2, के Q1 Z1 है, Q2 Z2 है, अपॉन आर नोट, यही तो लिखा है, यही निकालना है, मैं आर नोट निकालना है, ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं भाई, क्या दिया हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इतना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, मतलब ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर कांस्टेंट को हटा दिया जाए तो किस पे होगा, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एनर्जी अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर नोट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, M1 M2 से कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो भी तो अट्रैक्ट करेगा, मिनिमम फर्क डालेगा, इतना भी फर्क नहीं डालेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम में एक प्लस चार्ज रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों ओर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किसकी वजह से घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अच्छा, तो वही फोर्स की वैल्यू पूछ रहा, क्या पूछ रहा, वही फोर्स का वैल्यू पूछ रहा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में कितना हो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, के का वैल्यू हम नहीं रख रहे, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। Q1 कितना हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आर, अपॉन आर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये फोर्स का फॉर्मूला होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा,
ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। सॉरी, इनवर्स स्क्वायर लो, क्या लो, इनवर्स स्क्वायर लो, ठीक है, लॉ, ये हो जाएगा आंसर। ये नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, इसमें लैंगड़ा लैंगड़ा दोनों में लैंगड़ा है, तो दो लैंगड़ा है, तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर। सही बात है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तभी तो न्यूट्रल होता है। ये सही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है, एटम न्यूट्रल तभी होता है जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सही बात है। एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड देयर emit देयर, देखो सारे के सारे एटम स्टेबल नहीं होते, एंड emit देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये जरूरी नहीं है। अब देखो, सारे के सारे एटम स्टेबल क्यों नहीं होते, एक बार तो एक छोटा सा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये भाई इसका मैक्स बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होता है, ये चाहता है कि और एक हाइड्रोजन एटम मिले और फ्यूजन प्रोसेस से हीलियम बना दे। वहीं बड़ा एटम जो रहता है, देखो ये सारे के सारे एटम कंबाइन होके किधर आना चाह रहे हैं, आयरन की तरफ, क्योंकि आयरन का बाइंडिंग एनर्जी 8.5 होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सब इधर आना चाह रहे हैं, आयरन की तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर बड़ा एटम, छोटा एटम तो कंबाइन होगा, फ्यूजन होगा इसमें, वहीं जब बड़ा एटम है वो टूट फूट के, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं तो ये बहुत बड़ा होता है, रिपल्जन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। जब रिपल्जन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये टूटने की कोशिश करेगा, ये न्यूक्लियस टूटने की, तो इसमें होता है फ्यूजन, क्या होता है, पहले वाले में फ्यूजन था, और बड़े बड़े एटम के लिए फिजन यूज होता है, और ये दो पार्ट में टूट जाएगा, और ये भी कोशिश करेगा कि आयरन की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि आयरन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल है आयरन, आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कंबाइन होके फ्यूजन करके हीलियम, हीलियम फ्यूजन करके मतलब आपस में फ्यूजन करके आयरन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, और ये बड़े एटम टूट के फ्यूजन करके आयरन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं, सारा का सारा एलिमेंट स्टेबल नहीं है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेवलेंथ्स ऑफ द लीमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम अपीयर्स इन, एक बात बता दूं, 6 सीरीज होते हैं। सबसे पहला है लीमन, दूसरा है बाल्मर, दूसरा है बाल्मर, तीसरा है ब्रैकेट, बाल्मर, पास्कन है तीसरा, पास्कन है, चौथा है ब्रैकेट, ब्रैकेट, पांचवा है पीफंड, क्या है, पीझंड पीफंड, उसके बाद 6 है हम्फ्री, हैम्फ्री, क्या है, हैम्फ्री। तो ये सारे, मतलब यहाँ 1 पे आना चाहेगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 से कहाँ आना चाहेगा, 1 पे आना चाहेगा, कहाँ आना चाहेगा, 1 पे आना चाहेगा, कहाँ आना चाहेगा, 1 पे आना चाहेगा, कहाँ आना चाहेगा, तो 1 पे आना चाहेगा। भाई सबसे ज़्यादा एनर्जी नज़दीक वाले ट्रांजिशंस में होते हैं, और ज़्यादा एनर्जी होता है तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ता है, क्या छोड़ता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज छोड़ता है, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन वाला हो जाएगा आंसर। कहाँ है अल्ट्रा वायलेट, तो लीमन के लिए अल्ट्रा वायलेट, बाल्मर के लिए विजिबल होता है, विजिबल होता है, विजिबल रेंज कितना से होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जो हमारे आइज को विजिबल होता है। पास्कन होता है, ब्रैकेट, पीफंड, हैम्फ्री, सारा का सारा इंफ्रारेड रीजन में आता है, क्यों, ये भाई आउटर सेल्स हैं, आउटर सेल्स के बीच एनर्जी गैप कम होता जाता है, इनर सेल्स में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इंफ्रा रेड रीजियन हो जाएगा, रेड रीजियन हो जाएगा, इंफ्रारेड रीजियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंफ्रारेड रीजन, इसलिए वो पूछ लिया, अल्ट्रावायलेट विजिबल पूछता तो बाल्मर होता।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो, क्या है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ, देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वन अपॉन वेवलेंथ का, एक्चुअली फॉर्मूला होता है वन अपॉन वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। पहले बाल्मर बोला, तो बाल्मर, भाई ऊपर क्या पढ़ा, ये फॉर्मूला कभी नाम सुना है? जेड स्क्वायर। भाई जेड स्क्वायर इसलिए नहीं लिखते यहाँ क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम के लिए है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन एटम, कुछ नहीं बोला है तो हाइड्रोजन एटम मान लेना, हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, अगर कुछ बोल देता तो भाई दूसरा एटम होता, लेकिन दूसरा एटम दिया नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो जेड स्क्वायर लिखेंगे नहीं हम, हालांकि ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जेड स्क्वायर, खैर लिख दे रहा हूँ, आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन एन टू, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये तो जनरल फॉर्मूला हो। अब हम कर रहे हैं बाल्मर सीरीज के लिए। बाल्मर सीरीज, भाई वन अपॉन लैम्डा, बाल्मर सीरीज के लिए क्या हो रहा था? भाई हाइड्रोजन लाइक तो यहाँ वन ही हो जाएगा, और बाल्मर के लिए क्या था? भाई टू पे आएगा दूर दूर से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स से, तो लास्ट लाइन कौन सा हो जाएगा? लास्ट लाइन भाई इन्फिनिटी होगा, अगर फर्स्ट लाइन बोलता तो थ्री होता, लास्ट लाइन बोला तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर, ये कितना हो जाएगा? वन अपॉन फोर माइनस जीरो हो जाएगा, वन अपॉन लैम्डा, जीरो होता है, लैम्डा स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा, वन अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आर इंटू वन अपॉन फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आर अपॉन फोर। तो लैम्डा बी मान के चलो, लैम्डा बी कितना हो गया? फोर अपॉन आर हो गया, फोर अपॉन आर हो गया। लैम्डा एल मतलब लीमन सीरीज के लिए, अच्छा लीमन सीरीज के लिए कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? आर इंटू, थोड़ा सा दूर में लिख दूँ ताकि फर्क पड़े भाई, ताकि देखने में आसानी रहे। वन अपॉन लैम्डा एल लीमन सीरीज के लिए कितना होगा? आर इंटू जेड स्क्वायर तो वन ही रहेगा, वन अपॉन वन का स्क्वायर मतलब वन में आता है, वन अपॉन लास्ट लाइन बोला है मतलब इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा ये? आर इंटू वन अपॉन वन माइनस जीरो, कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा एल इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा एल इज इक्वल टू आर हो गया, और लैम्डा बी तो आया हुआ है, लैम्डा बी कितना है? फोर अपॉन आर हो गया, फोर अपॉन आर हो गया। ठीक है, तो लैम्डा एल अपॉन लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल बोला, लैम्डा बी अपॉन लैम्डा एल बोला, लैम्डा बी कितना है? फोर अपॉन आर, और लैम्डा एल कितना है? वन अपॉन आर, मतलब डिवाइडेड बाय आर, कितना हो जाएगा? फोर अपॉन आर था ना, कितना था? आर अपॉन फोर, फोर अपॉन आर था। ठीक है, लैम्डा बी फोर अपॉन आर, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? कुछ तो गड़बड़ है भाई। हाँ, यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या? वन अपॉन लेमडा का वैल्यू आर निकला ना, वन अपॉन लेमडा का वैल्यू तो आर है। ठीक है, तो लेमडा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन अपॉन आर हो जाएगा, वन अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ वन अपॉन आर हो जाएगा, इसको वन अपॉन आर दोबारा लिख दे रहा हूँ, तो डिवीजन में वन अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा? फोर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन वन हो जाएगा। ठीक है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, फोर अपॉन वन हो जाएगा, फोर रेशियो वन हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन क्या दिया, फोर रेशियो वन, वन ही फोर ही होता, तो ये फोर आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अभी ये बात है, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइडबर्ग, वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ, वैल्यू ऑफ राइडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या पूछ रहा? वेव नंबर पूछ रहा, लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? लास्ट लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लास्ट लाइन किसका? किसका लास्ट लाइन? लास्ट लाइन
यहाँ लास्ट लाइन दिया नहीं है, लास्ट लाइन बाल्मर सीरीज का होगा। किसका होगा? बाल्मर सीरीज का। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंट सही से नहीं हो पाया, मतलब प्रिंट नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली, सॉरी। तो ये बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है भाई? बाल्मर सीरीज के लिए आपको पता है कि क्या होता है? 1/λ b इज इक्वल टू आर इंटू जेड, वन ही रहेगा क्यों? हाइड्रोजन एटम के लिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 लास्ट लाइन बोला है तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? r/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/λ, 1/λ बी, ठीक है। 1/λ आ गया। तो यही तो वेव नंबर होता है भाई। वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ बी इज इक्वल टू r/4 होगा, ठीक है। r/4 का वैल्यू दे रखा 10⁻⁷/4 हो जाएगा, ठीक है। तो वेव नंबर कितना आ जाएगा? वेव नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 100 लिख सकते हैं इंटू 10⁵, कोई दिक्कत तो नहीं? 4 लिख दूँ तब भी दिक्कत नहीं। ये 25 फोर जे 100 होता है तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। टाइम में